Assalamu alaikum. I welcome all of you in the online session of Electromagnetic Field Theory course Summer 2020। आज हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बेहतर लोग भी मौजूद हैं। तो आज के सेशन को हम चलना शुरू करेंगे। तो मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? यस सर। जी सर, आ रही है। ठीक है जनाब। तो आज का सेशन थोड़ा लेट हो गया मेरी तरफ से, उसके लिए माजरत, क्योंकि कुछ एमरजेंसी थी। रात को तो मैं सोया ही 4 बजे तक था, तो सुबह बहुत जल्दी उठना मुश्किल हो गया। जल्दी तो नहीं है, लेकिन बस टाइम पर इसलिए क्लास हो नहीं सकी। हम कोशिश करेंगे कि वो जो अब तक कमिटमेंट हमारी नहीं हो पा रही है वक्त पे क्लास लेने की, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ ले लें। और लास्ट अगर आप लोग मेरे लेक्चर देख रहे हो तो मैं क्या पढ़ा रहा था, कोई बताएगा? जी मेरे भाई। सर मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ाई थी सर आपने, गैसेस लॉ पढ़ाया था सर आपने। मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन के साथ साथ मैंने लॉरेंस लॉरेंस का सर एक, आप मैग्नेटिक फील्ड तक पढ़ाया था। नहीं उसके आगे भी मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था, वो अगर शायद आपको याद नहीं होगा। मैं वहाँ से शुरू करता हूँ आज। तो मेरी स्क्रीन होपफुली आप लोगों से अब शेयर हो रही होगी। ये लास्ट मैंने बात इससे की थी, वो जो आप कह रहे हैं, तो मैंने लॉरेंस फोर्स इक्वेशन को बताया था। तो लॉरेंस फोर्स इक्वेशन क्या होती है कि द कंबाइन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स इक्वेशन, जिसे कहते हैं हम इसके अलावा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है जनाब। तो इससे पहले भी एक टॉपिक, जैसे क्या नाम था, अभी कौन बात कर रहा था? अभी किसी ने शायद मुझे बताया सर था कि मैं कौन, मुबीन मतलब मुबीन 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 था सर। मुबीन मुबीन। तो भाई मुबीन ने हमें ये बताया था कि मैं मैग्नेटिक का पार्ट पढ़ा रहा था, तो बिल्कुल सही बोल रहे थे। उसके आगे का होपफुली वो एंड हो रही थी, तो शायद नहीं याद ना हो, लेकिन ये कह बिल्कुल सही रहते। तो जैसे इन्होंने बताया कि हम मैग्नेटिक पार्ट डिस्कस कर रहे थे, तो बिल्कुल हमने मैग्नेटिक पार्ट में क्या डिस्कस किया था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर एक हो, वो इससे पहले की फील्ड थी। मैं वो बता देता हूँ आप लोग, ये वाली चीज़ थी। आप मुबीन भाई, ये जो आप कह रहे थे ना, ये वो चीज़ है जहाँ से फिर मैंने लॉरेंस की तरफ मूव किया था। तो जिस तरीके से मुबीन ने बताया अभी वो चीज़ बिल्कुल ऐसे ही है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो कंडक्टर के अंदर से जो करंट गुजरता है उसकी एक लेंथ होती है और उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं उसको, टेस्ला में मेजर करते हैं। ठीक है जनाब। तो साथ ही साथ हमने ये भी उसमें डिस्कस कर लिया था। तो ये चीज़ मैग्नेटिक फोर्स बनती है। अगर मैं आगे इसका फॉर्मूला होपफुली था, ये लॉरेंस फोर्स इक्वेशन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब जो ये जो फोर्स होती है, इसे कंबाइन किया गया है। ये फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये फॉर्मूला आपको याद हो तो हमने सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है जनाब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो टॉपिक था हमारा, इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि चार्ज पर यूनिट कूलम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और अगर वो एफ के लिए अरेंज करेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बन जाएगा। ठीक है जनाब। तो वो लेक्चर अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में ही मैंने ये बात बताई थी। तो वो एफ ई बनता है, एफ ई। ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई के बराबर होता है। तो ये एफ ई की जगह क्यू इंटू ई, इसका फॉर्मूला हमने रिप्लेस किया। आगे हम चलते हैं मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि एफ बी बनती है। जिस तरह ये फोर्स थी एफ ई, तो इसका नाम होता है एफ बी। तो एफ ई प्लस एफ बी बराबर होता है एफ। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें से गुजरने वाले चार्जेस और जिस स्पीड से वो चार्जेस यानी वेलोसिटी से वो चार्जेस गुजर रहे हों वी, और उस कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बी। तो इन तीनों क्वांटिटी को कंबाइन होकर फॉर्मूला बनाते हैं एफ बी। क्लियर है? या मैं रिपीट कर दूं मैं अपनी बात को, ये चीज़ समझ आ रही है आपको?
तो हमारा सेशन इंटरेक्टिव सेशन है, तो अगर कोई भी आपको सवाल होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, तीसरी मरतबा पूछ सकते हैं, चौथी मरतबा पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिपीट कर दूंगा ये चीज़। तो होपफुली कोई सवाल नहीं पूछ रहा तो क्लियर होगी ये बात। तो फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। तो मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो उसका फॉर्मूला होता है और मैग्नेटिक फोर्स जो उसका ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आपने इंटर में भी पढ़ा है, 14 चैप्टर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा भी बनता है, क्योंकि क्रॉस एक्स नहीं है, क्रॉस है ये, तो क्रॉस हट जाता है तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा बनता है ये। तो इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो इसकी इक्वेशन बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आपकी होती है, इस चीज़ को बताया था लॉरेंट्ज ने। लॉरेंट्ज एक साइंटिस्ट का नाम था। लॉरेंट्ज ने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया, जैसे मैंने लास्ट डिस्कशन अपनी एंड की थी कि लॉरेंट्ज ने टाइम के ऊपर बहुत काम किया, टाइम की डेफिनेशन, टाइम को डिफाइन करना कि वक्त होता क्या है, वक्त की नौयत क्या होती है, वक्त अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग बिहेव करता है। आपके लिए वक्त कुछ और है, किसी और कायनात के लिए वक्त कुछ और है। और अगर स्पीड ऑफ लाइट से कोई ट्रैवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी स्पीड, उसके लिए वक्त कुछ और है। तो इस वक्त की नौयत को जो सही तरीके से बयान किया था वो लॉरेंट्ज ने बताया था। तो लॉरेंट्ज का बहुत काम है। एक बुक है फिज़िक्स की और हाइपर फिज़िक्स की, उसका नाम क्या था, हैलीडे फिज़िक्स। बहुत मोटी बुक है, उसके मेरे ख्याल में 33 या 36 चैप्टर्स हैं। बड़ी अच्छी बुक है वो, और मेरी भी समझ नहीं आती वो ना, मतलब बड़ी बुक तो अच्छी है लेकिन वो टाइम नहीं मिलता उसे पढ़ने का। बुक अच्छी है लेकिन बहरहाल वो बुक ज़रूर मौका मिले तो देखिएगा, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। और सी का पेपर भी उससे बनता है, अप्लाइड फिज़िक्स का जो पेपर है सी का, वो भी उससे बनता है। नुमान मकसूद कह रहे हैं भाई नेट का प्रॉब्लम है, मेरा भी 2 दिन से था, दोबारा हो गया। तो हम इससे आगे चलते हैं, लेकिन होपफुली कोई सवाल नहीं किसी का। तो मैं यहाँ ज़रा बताता हूँ आपको। जब इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करें, जो कि एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई करके बनता है, तो वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नतीजे में आता है चार्जेस को बयान करते हुए, वो फोर्स का जो इम्पैक्ट, एक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बयान कर रहे होते हैं, तो उसका जो फोर्स का इफेक्ट होता है वो एफ कहलाता है, और उसको एफ ई कहते हैं, और उसका फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्यू ई बनता है। इसी तरीके से अगर हमारे दो मैग्नेट हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इनके दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और उसमें से जो चार्ज गुजर रहा होगा वेलोसिटी से, तो वो एफ मैग्नेटिक फोर्स जो उसको ऑब्जर्व हो रही होगी ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ऐसा क्योंकि मैग्नेट के दरमियान तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेट के जो पोल होते हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, और उनके दरमियान जो फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है, जो बी होती है, जिसको मेजर टेस्ला में होता है। तो अच्छा, कोई बताएगा? वैसे मैंने ये बता दिया, बी को टेस्ला में मेजर करते हैं। 2 यूनिट और भी हैं इसके, वो वक्त आएगा तो बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कोई 2 यूनिट बता दें, 2 यूनिट। नहीं पता तो नहीं बोल रहे हैं। सर एक तो जूल पर सेकंड होता है ना? नहीं, जूल पर सेकंड तो नहीं होता, वो तो पावर का यूनिट होता है, वॉट पर ड्राइव अच्छा। जी। सर इसका कंफर्म नहीं है। ये होता है न्यूटन पर कूलम और इंटरेक्टिव। वोल्ट पर मीटर। सर ये याद नहीं आ रहा था, वोल्ट पर मीटर याद नहीं आ रहा था। ये दो इसके यूनिट हैं, ये दो यूनिट हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ये यूनिट ज़रूर याद रखिएगा, और रिप्रेजेंटेड क्वांटिटी। अच्छा, आगे जाके ना ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं जिनको हमें समझना, पता लगाना और याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शुरू से इनके नाम और इनके यूनिट्स याद रखें, आगे आपको परेशानी नहीं होगी। ये मैंने भी बड़ी मुश्किल से याद किए, लेकिन हो गए याद मुझे। तो हम लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। सर जी जी सर एक तो आपने बताया वोल्ट पर मीटर। जी जी। सर ये तो पता है, दूसरा वाला भी आपने एक और बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर।
जी जी, ये मैंने लेक्चर 1 और 2 में तफसील से बयान किए कि इसके 2 यूनिट क्यों होते हैं, क्योंकि इसके 2 फार्मूले होते हैं। और हमने चार्ज शीट की मेरे ख्याल में आपको 10 एप्लीकेशन भी बताई थी चार्ज ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की। तो इस हिसाब से तो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के 9 से 10 जगह और भी हैं। तो वो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ थी, बिल्कुल एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ थी, वहाँ भी डिस्कस हमने किए थे। अच्छा, इसके अलावा ओके कोई सर। मज़ीद सवाल है किसी का तो आप ज़रूर पूछें। अच्छा, एक और चीज़ होती है पार्टिकल एप्लीकेशंस, ये मैं बताना चाहूँगा, एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये भी, और ये बड़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है पार्टिकल्स की एप्लीकेशन के हवाले से। अच्छा जी, साइक्लोट्रॉन में आता है मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट साइक्लोट्रॉन का है जो मैग्नेटिक फोर्स से ड्राइव। अच्छा, अभी हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ी, आपको दिख रहा होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स से मूविंग चार्ज एंड देन साइक्लोट्रॉन, मास स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, टोकामार्क, मैग्नेटो, हाइड्रोडायनामिक्स। अच्छा, ये पूरी एक ब्रांचेज हैं, इनमें से मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मैग्नेटो फोर्स की मूविंग चार्ज के ऊपर। अच्छा, तो मूविंग चार्ज और साइक्लोट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है ये हेलिडे फिजिक्स में आपको मिलेगा, और हेलिडे फिजिक्स के चैप्टर 23 या 33 में है। होपफुली ये चैप्टर बहुत सारे हैं उसके, तो 23 33 जिसमें बता रहा था CSS का पेपर भी उससे बनता है, फ्लैट फिजिक्स का, उसमें मिलेगा आपको ये कॉन्सेप्ट। पूरा चैप्टर है इसके ऊपर और बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। मैं ज़रा ये बताता हूँ आप लोगों को मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स तो पढ़ लिया अभी हमने, जो कि FV कहलाती है, और QVB साइन थीटा फार्मूला उसका बताया, और कंबाइंड फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इक्वेशन भी कहते हैं हम उसको, वो डिस्कस किया हमने। अच्छा, मूविंग चार्ज से बात करते हैं। मूविंग चार्ज क्या होता है जनाब? जब एक चार्ज मूव कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट ये होता है इस तरह का, उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है फिजिकल टू QVB, फिर उसको हम mv² r, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, उसको फिर इसमें हम ड्राइव करते हैं और उसको वेलोसिटी उसकी निकालते हैं। अगर एक चार्ज मूव कर रहा हो एक ऑफ द रीजन, वेलोसिटी और मास उसका हो, तो उसकी वेलोसिटी इस तरह निकाली जा सकती है, उसकी स्पीड इस तरह निकाली जा सकती है। अगर उसका रेडियस निकालना हो कि जिस सर्किल में वो मूव कर रहा है, तो उसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला ये होगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वेशन से ये चीज़ हासिल की जा सकती है। इस तरह उसकी वेलोसिटी, अच्छा ये चीज़ आपने उसमें देखी होगी, ये भी उसमें है आपके सेकेंड ईयर में, ये हमने उसमें पढ़ा था चार्ज टू मास रेशो में। अब उसको मेरे ख्याल में ड्राइव किसने किया था ये तो मैं भूल गया साइंटिस्ट का नाम, लेकिन फैराडे या शायद कोई और था, तो उसने ड्राइव किया था। एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स को यहाँ से स्ट्राइक करवाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पास से गुजरती हैं। मैग्नेटिक जो चार्जेस होते हैं साउथ के साउथ पे नेगेटिव नेगेटिव पे मूव कर जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पे मूव कर जाते हैं, और इस तरीके से जो बचे हुए चार्जेस जो सेंटर की लाइन से आ रहे होते हैं वो इसमें से गुजर के निकल जाते हैं। तो ये वो चार्जेस होते हैं जो कि नलिफाइड होते हैं, मतलब ना पॉजिटिव चार्ज रखते हैं ना नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ये जस्ट गुजर के निकल जाते हैं। ये नल होने चाहिए, यहाँ पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर, ये पॉजिटिव नीचे अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ से आपको सिर्फ एक कुछ पार्टिकल ऐसे मिलेंगे जो फील्ड के ज़रिए से अट्रैक्ट नहीं हुए हुए होंगे। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन बेस इसकी। और ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्लाज्मा की स्टेट होती है। जिस तरीके से हम ना इलेक्ट्रॉन गन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, उससे इलेक्ट्रॉन्स को फायर करते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गन वो गन होती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया जाता है, निकाला जाता है, और इनको जो स्किन थेरेपी होती हैं, कैंसर की थेरेपी होती है, उनमें इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्योरीफाइड इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं। और जो स्किन कैंसर होते हैं इसके अंदर होता यह है कि आपके पर्टिकुलर एरिया ऑफ द स्किन के ऊपर जाके वो जो सेल्स होते हैं ना वो डेड हो चुके होते हैं, मर जाते हैं, और वो जो जगह होती है स्किन की वो डेड सेल की वजह से काली पड़ रही होती है। तो उसकी थेरेपीज़ होती हैं बहुत सारी ना, उसमें थेरेपीज़ में कीमोथेरेपी होती है और भी बहुत सारी थेरेपी होती है, मुझे याद नहीं है। तो उन थेरेपीज़ में होता यह है कि आपके स्किन के ऊपर पर्टिकुलर एरिया पे वो रेज डाली जाती हैं जो इलेक्ट्रॉन गन्स की होती हैं, प्रोटॉन गन्स की होती हैं। तो जब उनको डाला जाता है वो किससे हासिल होती हैं हमें, इलेक्ट्रॉन गन के ज़रिए। उसमें साइक्लोट्रॉन लगा हुआ होता है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है कि
एक पूरे सर्कुलर मोशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, घुमाया, या प्रोटॉन को घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, और उससे स्ट्राइक होके जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकलता है वो डायरेक्ट स्किन या पर्टिकुलर उस गन से फायर होता है, और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट की, और जब वो स्किन के ऊपर स्ट्राइक होता है तो वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पड़ रहे होते हैं उसके ऊपर, और उसके नतीजे में वो जो डेड स्किन होती है वो स्किन इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करती है, और जो मरे हुए सेल होते हैं कैंसर की बीमारी के नतीजे में, स्किन के वो सेल जो आपके डेड हो जाते हैं वो जिंदा होने लगते हैं। तो इसकी बाकायदा पूरी रिसर्च है जो मैंने कुछ सालों पहले की थी, जब मैं EMFT पढ़ा रहा था, मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ EMFT। तो उस टाइम मैंने एप्लीकेशन बेस्ड बच्चों को पढ़ाया था, जो इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट बैच था। मैंने उस वक्त ये ज़रा थोड़ा इसके बारे में रिसर्च की थी, तो उसमें मुझे ये चीज़ मिली थी कि मेडिकल के पर्पस के लिए भी हम इलेक्ट्रॉन गन, प्रोटॉन गन, साइक्लोट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं, ताकि प्रॉपर एप्लीकेशन जो मोशन ऑफ चार्ज की है उसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसके नतीजे में जो हमारे डेड सेल होते हैं जो कि किसी बीमारी के नतीजे में स्किन के डेड हो जाते हैं, उनको ज़िंदा करने के लिए ये थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, उसके बाद ये बताया गया उसी के अंदर इमेजेस में कि बिफोर अप्लाइंग दिस थेरेपी एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस थेरेपी, तो दोनों की स्किन में फ़र्क था। तो थेरेपी अप्लाई करने से पहले जो स्किन की कंडीशन थी वो बिल्कुल काली और डेड हुई थी, और थेरेपी अप्लाई करने के बाद जो स्किन की कंडीशन थी वो ज़रा बेहतर हो गई थी। जैसे स्किन होती है नॉर्मली किसी शख्स की, वैसे वाइट वाइट स्किन हो गई थी उसकी। तो ये इम्प्रूवमेंट थी जो कि इस एप्लीकेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन और मूविंग चार्ज पार्टिकल के नतीजे में फ़ायदेमंद सूदमंद साबित होती है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था मूविंग चार्ज से, जो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं ज़रूर इसमें बताऊँ, जो साइक्लोट्रॉन का होता है। साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। ये जो मैं मूविंग चार्ज आपको बता रहा था ना, वो चीज़ है। तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ये क्या होता है। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल किसी का है तो पूछता हूँ, मैं रिपीट कर दूँगा, वरना ये है कि मैं अपने सेशन को कंटिन्यू रखूँगा। कोई सवाल नहीं है किसी का? मुबीन, उज़ैर, हम आगे चलते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले तो एक स्टेट आपको ज़रा समझने में दुश्वारी हो रही होगी कि ये है क्या चीज़, मतलब। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखें, चार्ज जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज रिलेटेड टू द प्रोटॉन। तो साइक्लोट्रॉन में हम चार्ज को इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रोटॉन नेचर का होता है। सबसे पहले स्क्वायर वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स चार्ज एट ईच गैप क्रॉसिंग। तो हम यहाँ पे इसे रखते हैं और स्क्वायर वेव प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट के चार्ज को एक्साइट करती है। ठीक है, एक्सेलरेट करती है, एक्साइट करती है, यानी दरमियान में ये जो वेव है ये दरमियान में आके चार्ज प्रोवाइड करेगी। अच्छा, चार्ज के नतीजे में क्या होता है? चार्ज के नतीजे में प्रोटॉन यहाँ आ जाता है, और वो जो प्रोटॉन होता है वो यहाँ से स्ट्राइक होकर घूमता हुआ इस तरीके से, देख रहे हैं, और ये जो घूम रहा होता है ये स्पीड ऑफ लाइट से घूमता है, और यहाँ से निकल के जब आपको प्रोटॉन मिलता है तो वो इतना स्ट्राइकिंग और इतना एक्सेलरेट एक्साइटेड हुआ होता है कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से निकल रही होती है। तो यहाँ से हम प्रोटॉन हासिल करते हैं जो कि एक्साइट करते हैं प्रोटॉन को। ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पर आपके किसी भी एटम के मौजूद होंगे, और ये नीचे जो आपकी स्टेट है ये एक सपोज कर लें कि जिसके ऊपर ये रखा हुआ है मैग्नेटिक बेस स्ट्रक्चर, तो इसके ऊपर आप प्रोटॉन लेते हैं और प्रोटॉन से यहाँ पे इसको एक्साइट करते हैं स्क्वायर वेव से, और जब वो एक्साइट हो जाता है तो फिर उसको घुमा घुमा के आप यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, अब जब चार्ज मूव करता है तो आपको पता है कि जब भी चार्ज एक्सेलरेट करता है तो उससे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब चार्ज एक्सेलरेट करता है, और एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? आपकी वेलोसिटी टाइम के लिहाज से तब्दील करता है। तो जब वो एक्सेलरेट करता है तो उसके इर्द गिर्द ये जो आपको नज़र आ रही है ना एरोज, ये है इसके मैग्नेटिक फील्ड की एरोज, और ये ऊपर की जानिब है, ऊपर की जानिब है, जिससे अंदाज़ा ये हो रहा होता है कि आपकी जो कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऊपर की जाने पर। ठीक है, अच्छा, चार्ज यहाँ से स्ट्राइक होकर निकल जाता है, और ये वो चार्ज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और जो हमारे बहुत सारी थेरेपीज़ हैं स्किन की उसमें से इस्तेमाल किया जाता है,
तो ये साइक्लोट्रॉन के तौर पे काम करता है। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, तो थ्योरी पे हम आ जाएं, थ्योरी पढ़ लें अब इसकी। अगर कोई सवाल है किसी का तो आप ज़रूर पूछ लें, वरना हम इसके थ्योरी पे आते हैं। अच्छा, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया, ये साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट होता है। The cyclotron was one of the earliest types of particle accelerators and is still used as a first stage of some large multi-stage particle accelerator. बहुत सारे पार्टिकल एक्सेलरेटर का ये फर्स्ट मल्टी स्टेज पार्टिकल है, मतलब इसी से फर्स्ट स्टेज में ये बना और फिर इसके आगे टेक्नोलॉजी ड्राइव होती है। इट मेक्स यूज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज नतीजे में से हासिल होती है। हमें देख रहे होंगे आप, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड हासिल हो रही है हमें। Charge to bend moving charge into semi circular path between accelerations by an applied electric field. The applied electric field accelerates electrons between the Ds of the magnetic field region. The field is reversed at the cyclotron frequency to the accelerator. The electron back cross the gap. इस गैप के अंदर से आपको ये स्क्वायर वेव दी जाती है, जो कि आपके प्रोटॉन को एक्साइट करता है, जिसके नतीजे में अच्छा ये ख़ास किस्म की फ्रिक्वेंसी होती है जो इसको यहाँ मिलती है, और आपके प्रोटॉन एक्साइट होते हैं और इससे आपकी ये पूरा मैकेनिज्म चल पाता है। अगर ये वेव नहीं देंगे तो आपके जो वो हैं प्रोटॉन प्रोटॉन वो एक्सेलरेट नहीं होंगे, एक्साइट नहीं होंगे। जब वो एक्साइट नहीं होंगे तो यहाँ पे घूम नहीं सकेंगे। तो इसलिए साइक्लोट्रॉन की खास मखसूस फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। अच्छा, हम इसको मज़ीद थोड़ा सा देख लेते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर। ये पार्टिकल एक्सेलरेटर जो आपके हैं वो इस तरीके से होते हैं। 1930 में ये कॉन्सेप्ट था जो कि चला था और उसको डीसी वोल्टेज के ज़रिए से आगे बढ़ाया गया। सिंक्रोट्रॉन भी एक चीज़ होती है जो उसमें चीज़ चलती है। बीटाट्रॉन भी होती है एक चीज़ जिससे बीटा रेज निकलती है। तो ये पूरी एक साइंस और इसकी पूरी फील्ड है पार्टिकल एक्सेलरेटर की, जो मैं इसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर प्योर फिजिक्स हो जाएगी। अप्लाइड फिजिक्स से बाकायदा ये पूरी जो CSS में पढ़ाई जाती है, तो मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो हम साइक्लोट्रॉन में पढ़ रहे हैं। तो साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक कॉन्सेप्ट है पार्टिकल एक्सेलरेटर का, जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसकी बाकायदा एप्लीकेशंस हैं। साइक्लोट्रॉन में इसकी एप्लीकेशन है, मूविंग चार्ज पार्टिकल में इसकी एप्लीकेशंस हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना जो आगे जाते हैं, वेव प्रोपगेशन एंटीना उसके अंदर है, कम्युनिकेशन सिस्टम उसके अंदर है इसके कॉन्सेप्ट, और ट्रांसमिशन लाइन में इसके कॉन्सेप्ट हैं, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन लाइन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट डेरिवेशंस के और दीगर चीज़ों के आप इसमें पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो ये पूरा कोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम इसमें। व्हेन द साइक्लोट्रॉन पार्टिकल इज यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स इट हैज़ बीन हिस्टोरिकली कॉल्ड अ बीटाट्रॉन। तो जब इससे चार्ज आपको निकलता है तो साइक्लोट्रॉन इस प्रोसेस का नाम है। तो इससे जो आपको मिलते हैं प्रोटॉन बीम ऑफ वेलोसिटी के साथ या इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ वेलोसिटी के साथ, तो इसको बीटाट्रॉन कहा जाता है, बीटाट्रॉन। द साइक्लोट्रॉन प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन इज इलस्ट्रेटेड बिलो। तो अच्छा, ये चीज़ इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी अप्लाइड होती है। तो आप यहाँ से स्क्वायर वेव प्रोवाइड करते हैं, स्क्वायर वेव यहाँ से पड़ती है, स्क्वायर वेव यहाँ से पड़ती है इसको और इसको मिल जाती है, और उसमें आपको ये चीज़ हासिल होती है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जब आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट मीन्स जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना किसी को, तो इंजेक्शन का मतलब वहाँ पे अब उसकी जो मेडिसिन होती है वो उसकी स्किन में डाल देते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाकायदा इंजेक्ट किए जाते हैं, मतलब यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कैसे करते हैं? ये स्क्वायर वेव देके, स्क्वायर वेव आप यहाँ से देते हैं, इलेक्ट्रॉन जो आपके यहाँ वो एक्साइट होते हैं और फिर वहाँ से घूमते 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 आखिर के अंदर वो यहाँ से आके निकलता है, और वो स्पीड ऑफ लाइट से निकलता है। और जब आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलता है तो वो हाई बीम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो मैंने एप्लीकेशन आपको बता दी थी कि आपके जो स्किन की डिजीज़ वगैरह होती हैं, या जो आपके पार्टिकल एक्सेलरेटर की जो एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन बीम गन के अंदर इस्तेमाल होती है, वो बिल्कुल यही चीज़ है, यही कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें इस्तेमाल हो रहा होता है यहाँ से। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन और एक्सेलरेटेड रीजन वो इस तरीके से बताया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन गन का हमने बताया आपको, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमें इससे हासिल होता है एक हाई बीम ऑफ वेलोसिटी के साथ। हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं।
जनाब, note these illustrations grossly simplified for demonstration of the cyclotron principle. In current practice, sine waves are used to the acceleration of beads. The resonant cavities favoring one frequency, the magnetic field are typically altered to keep the acceleration condition optimized. Even we need seeds become high enough, the relativistic correlations are necessary. अच्छा, ये इसका मतलब बात ये है इस नोट का कि जब आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रॉन बीम चाहिए, यानी कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं और कंटिन्यूस एक बीम में इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि सिर्फ एक पार्टिकल को घुमाना नहीं होता बल्कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल जिससे घूम घूम के निकल रहे होते हैं जो सीरीज में एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ इंजेक्ट होते जाते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक्साइट एक्सेलरेट होते रहते हैं और इसमें घूम घूम के यहाँ से निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से आपको हासिल हो रहे होते हैं तो आपको एक खास सूटेबल फ्रिक्वेंसी की सिग्नल रिक्वायर्ड है, वो ऑप्टिमाइज मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हो उसके लिए वो कह रहे हैं स्क्वायर वेव की जगह आप साइन वेव इस्तेमाल करें तो ऑप्टिमाइज वे में आपको ये चीज़ मिल जाएगी और प्रॉपर तरीके से एनर्जी भी कम इस्तेमाल होगी और आउटपुट भी आपको सही तरीके का मिलेगा। तो ये बात इसमें की गई है। साइक्लोट्रॉन की जो फ्रिक्वेंसी है अब उस पर बात कर लेते हैं कि आप जो जिस बीम की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होंगे उसके साइकिल्स टाइम इक्वल टू 2πr डिवाइड बाई वी और फिर देन इसकी ड्राइव। अच्छा, ये डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बताया जा रहा है। पेपर में हम उसकी डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे आने वाली कल की क्लास में या नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह भी हम न्यूमेरिकल्स की तरफ भी आते हैं जो कि डाइवर्जेंस के हैं। ठीक है, ये गॉसेस लॉ से देन आगे हाइपर फिजिक्स में हम यहाँ तक आ गए, लेकिन आपको सही मायनों में मुझे डाइवर्जेंस और उसका न्यूमेरिकल इंशाल्लाह आज सिखाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये सेशन जैसे ही एंड होता है तो मैं इंशाल्लाह आपको अगला सेशन कॉल करूँगा और उसमें आपको डाइवर्जेंस सिखाऊंगा कि डाइवर्जेंस क्या होती है। आगे चलते हैं। ये तो हम जानते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर आखिर में यहाँ से आउटपुट के नतीजे में इलेक्ट्रॉन की बीम आपको हासिल होती है और साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी आप इसके वेलोसिटी, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, अगर आप देखें तो इसमें 2πr रेडियस इस्तेमाल होगा और सरकमफेरेंस पूरा इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइड होंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और पूरा ये स्पायरल कहलाता है। स्पायरल 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 एंटीना होता है। मेरे ख्याल में कॉमसेस आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। मैंने 2 कोर्स पढ़े थे अपने बैचलर में, जो एक पूरे सीरीज़ के थे हमारे, जिसमें हमने एसएनएस था, डीएसपी था, कंट्रोल इंजीनियरिंग था, उसके साथ फिर हमने ईएमएफटी पढ़ा था और ईएमएफटी के बाद हमने वेव प्रोपगेशन एंटीना, कम्युनिकेशन सिस्टम और ये पूरी सीरीज़ के कोर्स पढ़े थे जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीरीज़ में चल रहा था एक साथ। तो वो बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था जो यूआईटी ने हमें बना के दिया था और वो बिल्कुल अच्छा था, ज़बरदस्त करके। तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी पूरी, स्पायरल एंटीना वगैरह का। स्पायरल एंटीना बिल्कुल स्पायरल फॉर्म में होता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक पूरा हो जाता है। तो आगे हम इसमें साइक्लोट्रॉन से पीछे आते हैं और इससे भी पीछे आते हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड और इसकी चार पार्टिकल एक्सेलरेट पार्टिकल एप्लीकेशंस क्या होती हैं हमने डिस्कस की आज। मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन और ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद लॉरेंट्ज फोर्स लॉ भी हमने डिस्कस कर लिया आज, ये क्या होता है लॉरेंट्ज फोर्स लॉ के बाद। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला एक रह गया हमारा ना, तो ये रिलेशन इंशाल्लाह पढ़ते हुए इस सेशन को आज ये पहले सेशन को हैंड करेंगे, उसके बाद एक और सेशन कॉल करेंगे। तो मेरे ख्याल में आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, मुबीन भाई आप बोर तो नहीं हो रहे ना? नो सर नो। सही है, तो इंशाल्लाह हम 3 कर लेंगे सेशन आज। ठीक है सर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एच से। एक चीज़ हमने और पढ़ी थी, बी। देख रहे हैं आप, ये जो बी होता है ये भी इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और ये जो एच होता है, अच्छा, बी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं इसको। 3 नाम है इसके। जबकि एच जो है इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसको मेजर करते हैं मेरे ख्याल में हम हेनरी पर मीटर्स के अंदर। द मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेटेड बाय करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती हैं करंट के नतीजे में। एंड कैलकुलेट फ्रॉम एम्पेयर्स लॉ। अच्छा, एम्पेयर्स लॉ और बायोट सावर्ट लॉ भी हमारे रह गए हैं, तो ये लॉ भी हमें पढ़ने हैं, तो आज हम ये भी पढ़ लेंगे। एम्पेयर्स लॉ और बायोट सावर्ट लॉ, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बड़े मजबूत किस्म के लॉ हैं जो हमें आपको बताने हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, 10 मिनट रह गए सेशन को एंड होने में, तो इंशाल्लाह ये हम
सेशन कंप्लीट कर लेंगे इस थ्योरी का जो हमारा है, कंटिन्यू करते हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट के नतीजे में या फिर एम्पेयर सर्किट लॉ के नतीजे में हासिल होती है या बायोट सावर्ट लॉ के नतीजे में हमें हासिल होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड बी से भी रिलेट करते हैं, आगे आएगी ये बात थोड़ी देर में। मेजर्ड इन टेस्ला, अच्छा इसको मेजर हम टेस्ला में करते हैं। बट व्हेन द जनरेटेड फील्ड पास थ्रू मैग्नेटिक मटेरियल्स which themselves contribute internal magnetic fields, ambiguities can arise about what part of field comes from the external currents and what comes from the material itself. It has been common practice to define another magnetic field quantity, usually called a magnetic field strength. तो इसे magnetic field strength कहा जाता है। Designated by H, it can be defined by the relationship. It can be defined by the relationship. अब वो रिलेशनशिप क्या है? अगर आपको B से H, अगर आपको B से H या H से V निकालना है तो उसको निकालने का तरीका ये होता है कि H इक्वल टू B डिवाइडेड बाय म्यू। अच्छा, B डिवाइड बाय म्यू क्या होता है? म्यू है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, और इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होती है, इसको म्यू कहते हैं, ठीक है जनाब। तो उससे हम इसको हासिल कर सकते हैं। And it has the value ambiguously designated by the driving magnetic influence from external currents in the material, independent of the material's magnetic response of the relation B and H वगैरह वगैरह से करते हैं इसको। H and M will have the same units, H और M का सेम यूनिट है एम्पियर पर मीटर। H का यूनिट है एम्पियर पर मीटर, यूनिट एम्पियर पर मीटर, और आई थिंक B का जो यूनिट है वो टेस्ला है। और इसके अलावा जो आखिर में एक रिलेशन हम इसको पढ़ते हैं वो ये है कि B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच के बराबर होता है बस। B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, ये म्यू एम इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। म्यू जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, म्यू नॉट जिसे कहते हैं। और इस तरीके से ये फिर डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे इसकी, तो यहाँ तक ये बात कंप्लीट हो जाती है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं एम्पेयर्स लॉज सर एक की सवाल तरफ। है सर। जी जी जनाब, मुबीन साहब बोले। सर जो ऊपर आपने H प्लस M लिखा हुआ था सर, H नीचे सर, जी जी, सर वो ये M किसके बराबर है सर? आपने M क्या लिखा है? H प्लस जो M है अंदर ब्रैकेट में। अच्छा जी, एम का बता देता हूँ मैं आपको। ये जो एम होता है ये एच के साथ है। एच जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और ये जो एम है ये इसकी डेंसिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और एम यानी मैग्नेटिक मटेरियल की डेंसिटी दोनों कभी कभी कंबाइन ली जाती हैं और कभी कभी डेंसिटी नहीं होती, तो सिर्फ ये एच के बराबर होता है। इसीलिए अगर हम नीचे देखें तो इसलिए इनके यूनिट भी सेम है। अगर आप नीचे देखें तो ये सिर्फ एच ही लिखा हुआ है और म्यू एम इन्होंने इसमें शामिल कर लिया है। अच्छा, अगर आपको मैं मजीद इसको डिफाइन करूं तो ये चीज़ ना, म्यू बराबर होता है म्यू नॉट और म्यू आर के बराबर, द प्रोडक्ट ऑफ। ये डेफिनेशन ऐसे बनती है कि म्यू को हम कहते हैं परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ permeability of free space and relative permeability is called permeability। मतलब म्यू बराबर होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर के। अच्छा, म्यू आर को हम कहते हैं कि वो मटेरियल रिलेटेड होती है। मिसाल के तौर पे आपने ना मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है आपकी, दोनों मैग्नेटिक, उन दोनों मैग्नेट के दरमियान आपने रख दी, आपने पत्थर रख दिया, तो आपका मटेरियल अब कौन हो गया? पत्थर हो गया। तो म्यू आर जो होगा वो पत्थर का हो जाएगा। पत्थर का हो जाएगा तो बता दिए कि रिलेटिवली पत्थर की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे अब म्यू आर की। अब इसी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के अंदर आपने मैग्नेट के नॉर्थ पोल के दरमियान रख दिया कोई आयरन, तो अब आपको आयरन की म्यू आर की वैल्यू वहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी कैलकुलेशंस के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बता रहा हूँ? जैसे हमारी डीसी परमानेंट मैग्नेट्स की मोटर होती हैं तो उनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड सिंपल होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कॉइल उनके दरमियान यूज़ करते हैं। अगर आपने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मोटर का वो स्ट्रक्चर देखा हो, डीसी मोटर्स का, छोटी छोटी बच्चों के खिलौने की मोटर्स भी जो होती हैं उनमें वाइंडिंग में ना ये एक्सरे या
माइका या बेकोलाइट, इनके मटेरियल इस्तेमाल हुए होते हैं क्योंकि ये इंसुलेटिंग मटेरियल अच्छे होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में इस्तेमाल करने वाले मटेरियल के मुताबिक इसे इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर योक इसी से बना होता है जो कि फैरेड कोर का होता है, उसकी वैल्यू मेरे ख्याल में 3000 होती है, म्यू आर की वैल्यू बता रहा हूँ। तो ये पूरा एक डिटेल कॉन्सेप्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड भी है, इसीलिए मेरे ख्याल में ये प्री रिक्विजिट जो है इलेक्ट्रिकल मशीन से भी रिलेट करता है इसका ना। तो वहाँ पे इसकी बहुत डिटेल आगे इस्तेमाल होती है सही मायनों में। तो अभी असल में ये जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा डिफरेंट है उससे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मैग्नेटिक डेंसिटी होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ये कभी अवेलेबल नहीं होती, तो सिर्फ एच के मुताबिक इसको अरेंज कर लिया जाता है। तो रिलेशन जो आखिर में बनता है वो बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच के बराबर होता है ज़रा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, और अगर नहीं दिया तो काइंडली पूछ लें, मैं दोबारा रिपीट कर दूँगा अपने बातों को। हाँ सर ठीक है सर, तो थैंक्स सर। बताने का मकसद ये था कि कॉन्सेप्ट इतना सिंपल यहाँ नहीं है ये। जब हम इसको लेके चलते हैं तो एडवांस कॉन्सेप्ट्स में जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के हो गए, ट्रांसफार्मर के हो गए, मोटर के हो गए, जनरेटर के हो गए, तो वहाँ क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बड़ी बेहतरीन और बड़ी लेवल की होती है, तो वहाँ उसका प्रॉपरली कॉन्सेप्ट है वहाँ पर। इसीलिए आपके करिकुलम के अंदर भी ईएमएफटी का जो प्रेरक है ना, वो मशीन का प्रेरक ईएमएफटी है, तो ये इसलिए उसके कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम उसको बात करें तो आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दो लॉस के ऊपर डिपेंड करता है, एम्पेयर सर्किटिव लॉ एंड बायोट सावर्ट लॉ। तो इसको हम अपने आने वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन को एंड होने के लिए सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम इसे यहाँ पे एंड करें और 5 मिनट के वक्फे से सेशन को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग उम्मीद मैं रखता हूँ कि सर मेरे एक साथ ही सवाल भी था सर। जी 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 सर आपने सर बोला था कि असाइनमेंट का एक मैंने क्वेश्चन रख दिया है सर गूगल ड्राइव पे। जी जी। सर वो नज़र तो नहीं आ रहा था, देख रहा था मैं कल रात को। मुबीन भाई वो मैंने क्या कहते हैं उसमें रखा है, वीडियो में बताया, असाइनमेंट वीडियो में अच्छा बताया। तो ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ असल में ये मेरे पास जो है ना बार बार आ जा रहा है, मैं तस्वीर खींच के आपको उसकी वीडियो दिखा दूंगा। बल्कि आप उसमें जाएंगे ना ठीक है सर। मेरे लेक्चर्स में, तो मैंने उसकी पूरी, अगर आप उसका नाम देखें तो उसके टाइटल में लिखा हुआ है क्विज 1 असाइनमेंट 1 को एक्सप्लेन करके, उस वीडियो में मैंने बताया। वो ठीक वीडियो मेरे ख्याल में कुछ 30 मिनट 32 मिनट की है। है या 12 मिनट ठीक की, है तो सर, उसमें मैंने देखेंगे। एक्सप्लेन किया। अब वो वीडियो देखें तो उससे आइडिया हो जाएगा। ठीक है सर। और असाइनमेंट मैंने छोटा रखा है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, जिसके 3 पार्ट हैं। तो उन 3 पार्ट पे एक पेज लिखना है आपको बस, और वो रिटर्न असाइनमेंट मुझे चाहिए। तो उसकी मैंने गाइडेंस और आपको तरीका उसका एक्सप्लेन कर दिया है, और वो लोग जो हमारे साथ थे उसमें उनको भी मैंने बता दिया था। वो शायद आप उस वक्त थे नहीं, तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड करके उसे बता दिया ताकि किसी को बाद में परेशानी हो तो इस चीज़ को आसानी से समझ सके। ठीक है। अच्छा जी, तो ये असाइनमेंट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है मिड के हवाले से भी। और मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ मिड के हवाले से, हम एक दिन पहले उसके सेशन जो इम्पॉर्टेंट हैं जो बताए हैं न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा गोविंद में एक चीज़ याद रखिएगा, जब हमारा एम्पेयर सर्किटिव लॉ और बायोट सावर्ट लॉ जो आज हम कर लेंगे, तो इंशाल्लाह इसके बाद यस जो सर। हमारा अगला टॉपिक है ना वो है डाइवर्जेंस का। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ये चीज़ मुझे पढ़ानी है आपको, डाइवर्जेंस की ना। इसके अंदर ठीक है मैंने इसकी न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब निकाल के रखा हुआ है, ये पूरा मुझे समझाना है और बताना है आपको। ठीक है। और ये चीज़ मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 2 में इंशाल्लाह आज या नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। और इसके अलावा ये चीज़ हम इंशाल्लाह आपसे एक्सपेक्ट करेंगे फाइनल में भी। तो जो असाइनमेंट करता रहेगा उसकी मिड की तैयारी भी होती रहेगी। सर असाइनमेंट आपको कल तक जमा करा दें सर पहले, नहीं नहीं, वो जो सर क्वेश्चन नंबर 1 है। वो यूनिवर्सिटी खुलने के बाद में आपसे ले लूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं है उसमें, आप आराम से करें। ठीक है। तो ये जैसे मैं हर लेक्चर में एक आध क्वेश्चन देता जाऊंगा, तो इस तरीके से वो चीज़ बढ़ती जाएगी, वो चीज़ आप तक पहुंचती जाएगी। तो इस तरह असाइनमेंट के क्वेश्चन एंड में बहुत सारे हो जाएंगे, और उसी में से हम पेपर भी बनाकर आप लोगों से पूछ लेंगे। तो जो लोग असाइनमेंट कर रहे होंगे वो आसानी से कर लेंगे। तो आने अगला सेशन अभी हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे 5 मिनट के वक्फे से। तो हम उम्मीद करते हैं आप साथ होंगे हमारे। इसमें एम्पेयर सर्किटिव लॉ यस सर। और बायोट सावर्ट लॉ स्टार्ट करेंगे। तो हम अभी सेशन को एंड करते हैं और 5 मिनट के वक्फे से फिर हम इसको शुरू करते हैं। या मैं लिंक, वही लिंक जो मैंने शेयर किया ना उसी से ये दोबारा शुरू होगा, ठीक है सेशन। ठीक है सर। तो इस सेशन को एंड करते हैं और 5 मिनट के वक्फे से फिर शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।